अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमारी एपिसोड 4 है। उम्मीद है आपको पहली वीडियोस पसंद आएंगी। चलिए आज हम अपना आगे से नावल शुरू करते हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, खिड़की के पर्दे हटाए तो लॉन नज़र आया। कैफ गेट के साथ बने गार्ड रूम के बाहर कुर्सी डाले गोद में लैपटॉप रखे टाइप कर रहा था। इसने माला से कह रखा था वो अपने बिजनेस प्लान पे काम कर रहा है, इसलिए जब फारग होगा अपना काम करता रहेगा। माला को जाहिर है एतराज़ नहीं था, अलबत्ता इसने नोट किया कि सलीम साथ वाली कुर्सी पे बैठा दिलचस्पी से कैफ को देख रहा था। दोनों बात भी कर रहे थे। खैर इसे क्या, वो वहाँ से हट गया। ये कंप्यूटर आपका अपना है? नया लगता है। सलीम ने मुतासिर होते हुए उंगलियाँ लैपटॉप के किनारे पर फेरी। कैफ ने एक नज़र से देखा, फिर तुम्हें अगर कोई फ़िल्म वगैरह देखनी हो तो मेरे कंप्यूटर पर देख लेना, फराख दिली से ऑफ़र की। सलीम का चेहरा खिल उठा। शुक्रिया कैफ भाई। ज़रा देर को खामोशी का वक्फा आया। घर में कौन कौन होता है? टाइप करते हुए सरसरी सा सवाल किया। मोईद भाई और बड़ी बाजी। सलीम जोश से बताने लगा। पहले बड़ी बाजी की छोटी बहन भी यहाँ रहती थी, माला बीबी की खाला। वो बीमार थी, मुहताज थी। बड़ी बाजी ने उनकी बड़ी खिदमत की। मेरी अम्मी के हाथों में ही फौत हुई। बड़ी बाजी के सारे बच्चों की शादी हो गई है। नहीं, सिर्फ माही बाजी की हुई है, वो कनाडा होती हैं। सलीम कनाडा होती हैं। सलीम कनाडा को कनाडा कहता था। अच्छा, माला बीबी की मंगनी भी नहीं हुई? उसे ताज्जुब हुआ। वो सबसे बड़ी है ना, उनको शादी का शौक़ नहीं है जी, वो बस अपना काम करती रहती हैं। सलीम को इसके अलावा कोई वजह समझ में नहीं आई। कैफ की टाइप करती उंगलियां रुक गई। वो सोचती नज़रों से स्क्रीन को देखने लगा। ये मुमकिन नहीं था। इसका ख्याल था इसकी कोई मंगनी वगैरह तो हो चुकी होगी, शायद होके ख़त्म हो गई हो, लेकिन ऐसा नहीं था। शायद कुछ और था जो उसे चुभ रहा था। चंद दिन पहले तक कशमाला मुबीन इसका एक टारगेट थी जिसके पास नौकरी करनी थी। वो अकेली थी, काम रेस्टोरेंट घर, लेकिन आज इसने कुछ और देखा था। वो अब सिर्फ एक टारगेट नहीं थी, इसकी एक फैमिली। वो अकेली नहीं थी। लाहौर आना प्लान का हिस्सा नहीं था, शायद ये नहीं होना चाहिए था। अगला रात तक वो घर से नहीं निकली, बस कमरे में पड़ी सो रही थी। कैफ से उसकी मुलाकात भी नहीं हुई। वो इसे गोया यहाँ लाके भूल ही गई हो। ड्राइवर्स घर के अंदर नहीं आया करते, इनका दखला सिर्फ 30 किचन तक महदूद था। उनके लाउंज से मुल्हका बड़ा सा किचन क्लीन किचन कहलाता था। क्लीन किचन से एक दरवाज़ा छोटे से डर्टी किचन में खुलता था और डर्टी किचन से एक दरवाज़ा बाहर की तरफ, ताकि मुलाजिम यानी सलीम बाहर से ही डर्टी किचन में आए और अपना नाश्ता चाय वगैरह बना के वहाँ से रुखसत हो जाए। माँ को मर्द मुलाजिमों का घर के अंदर आना पसंद नहीं था। खाना अलबत्ता सबका माँ खुद बनाती थी। वो किसी और के हाथ का खाना नहीं खा सकती थी, बल्कि अक्सर अपने मुलाजिमों की फरमाइश पर खाने और मीठे बनाया करती थी। माँ ही कहती थी, माँ ने इनको मुलाजिम नहीं रखा, उन्होंने माँ को मालिक रखा हुआ है। बख्त भी और सलीम का कमरा के अपने बेसमेंट में था। बेसमेंट की सीढ़ियाँ घर के बाहर से थी ताकि मुलाजिमों से प्राइवेसी रहे। उन्होंने कैफ को भी बेसमेंट में एक कमरा दे दिया। इसने चुपचाप कबूल कर लिया। सुबह फजर पे इसकी आंख लाउंज में होती खटपट पे खुली। इसे मालूम था ये माँ होगी। माँ फजर खूब शोर मार के पढ़ाया करती थी ताकि उनके बच्चों की नींद ऐसे ख़राब हो कि वह दोबारा सो ना सके। इस्लामाबाद में नमाज़ें ऊपर हो जाया करती थी, लेकिन लाहौर में मजाल थी कि ऐसा हो। वह नमाज़ पढ़ के जाए नमाज पे बैठी और सोचा कि क्या दुआ मांगे। इसे इस वक्त सबसे ज़्यादा क्या चाहिए था? नया बिजनेस। वो दोबारा से बरसर रोज़गार हो जाए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। अब इसे कोई मर्द इसे ज़हीर की तरह धोखा ना दे सके। दुआ मांग के वो उठी और जमाई लेते हुए खिड़की के सामने आई तो रुक गई। अंधेर लॉन में गार्ड रूम के सामने वो घास पे जाए नमाज डाले
दोजानों बैठा था। वो शायद नमाज़ पढ़ चुका था, अब बस यूं ही सर झुकाए बैठा तस्बीह के दाने गिर रहा था, इसे गिरा रहा था। उसे बहुत अजीब लगा, माना कि बहुत से लड़के लापरवाह मगरबी हुलिये के बावजूद नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन तस्बीह इसे नहीं याद इसने कभी किसी नौजवान को हाथ में तस्बीह पकड़े देखा हो। वो खुद भी तस्बीहों की आदी नहीं थी, वक्त ही नहीं मिलता था। कैफ जमाल तस्बीह पढ़ता था। अजीब बात थी, सुबह वक्त भी जब इसके कमरे में काफ़ी लाई तो इसे हैरत हुई। आपको कब से काफ़ी बनानी आ गई? इस मुँह ड्राइवर ने बनाई है। मैंने इसे चाय की चीज़ें पकड़ाई तो ओ बाबू आगे से बोला, मैं चाय नहीं पीता, मुझे कॉफ़ी मेकर दो। इसकी नकल करके बोली। फिर खुद ही किचन से मोईद ने भाई का पुराना कॉफ़ी मेकर ढूंढ लाया और सेट कर दिया। बाज़ार से मोटे बीजों वाले डबियाँ भी ले आया और साथ ये मुझे पकड़ा दी कि मेरी बीबी यही पीती हैं। वो हंस दी। मुबीन ने मंजिल की पहली दफ़ा ऐसा रंग बिरंगा मुलाजिम मिला था। वक्त भी से हज़म नहीं हो रहा था। छोटी बाजी, इस लड़के को ज़रा फासले पर रखियो, मुझे ये वारदातिया लगता है। अच्छा वक्त भी, आप जाएं और कैफ से कहीं तैयार रहे, इसने मुझे सैलून लेके जाना है। शाम मीज़ा के निकाह का फंक्शन था। सच शुक्र के इसके चेहरे पे एक भी पिंपल नहीं था, वरना अमूमन किसी फंक्शन से पहले ये पिंपल हाज़िरी दिया करते थे। इसने घड़ी देखी, अभी फेशियल करवा ले तो शाम तक इसका असर आने लगेगा। वो बाहर आई तो कैफ गार्ड रूम के बाहर कुर्सी पे बैठा था। हाथ में स्केच बुक थी, वो पेंसिल से इस पर कुछ कर रहा था। इसे देख के खड़ा हो गया, स्केच बुक पीछे कर ली। आज जनरेटर पे सफ़ेद जीन्स पे सफ़ेद टी शर्ट पहन रखी थी, पैरों में जोगर्स थे और चेहरे की हल्की बड़ी शेव्स वैसी ही थी। क्या कर रहे हो? इसकी स्केचबुक को देखते हुए करीब चली आई। पर्स कोहनी पर टांगे, बाल कैचर में बांधे, वो आंखों पे स्याह चश्मा लगाए हुए थी। कैफ के चेहरे पे जाने का असर उभरा। रुखसार हल्की सी गुलाबी हुए, या शायद धूप के बायस इसे लगा था। यूं ही फारग वक्त में स्केचेस बनाता हूँ। क्या बना रहे हो? दिखाओ, वो दोस्ताना लहजे में कहती इसके ऐन में खड़ी हो गई। वो दोनों धूप में थे, छाँव पीछे रह गई। कैफ ने स्केच बुक खोल के इसके सामने की, सफ़ा पलटे। इस पे मोटर बाइक का स्याह सफ़ेद स्केच बना था। तुम्हें मोटर बाइक्स पसंद हैं? बहुत ज़्यादा। वो थोड़ा शर्मिंदा नज़र आ रहा था। माला ने गौर से स्केच को देखा। ये हैवी बाइक है, काफ़ी महंगी होती है। अगर तुम अपना नया बिजनेस इसलिए शुरू करना चाहते हो कि एक दिन तुम ये बाइक खरीद सको तो ये एक गलत अप्रोच है। नरमी से तंबी की। इसे समझ में आ गया था कि वह नौजवान कर्ज़ों का शिकार क्यों था। महंगी बाइक का शौक़, महंगा लैपटॉप, कीमती फ़ोटोग्राफी आलात के इम्पोर्ट करवाना। वो अपनी बसात से ऊंची जस लगाना चाहता था। ऐसे में ज़मीन से कदमों तले से निकल जाती थी। कैफ ने जवाब नहीं दिया, कार की तरफ बढ़ गया, जैसे वो इसकी बात से इत्तेफाक नहीं करता था। वो खामोशी से ड्राइव कर रहा था जब सफ़ूरा की कॉल आने लगी। कैफ कैसा काम कर रहा है वो? तुम इससे मुतमिन होना। माला का फ़ोन कार से कनेक्ट था। आवाज़ खुद ब खुद स्पीकर पे गूंजने लगी। हाँ, कैफ अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी स्मार्ट और समझदार है, साथ ही अपने नए बिजनेस प्लान को भी वक्त देता है। वो सादगी से कहते हुए बाहर देख रही थी। वो इन लोगों में से नहीं थी जो किसी को इसके सामने इसलिए नहीं सराहती कि वो सर ना चढ़ जाए। जो सच हुआ उसे कह देना। स्मार्ट होता हाँ तो अब तक कामयाब हो चुका होता। इसके लिए अच्छा है कि तुम्हारे पास ही जॉब करता रहे, वरना इसका अपना काम कभी कामयाब नहीं होना। और हाँ, ये ध्यान करना कि वो तुमसे एक्स्ट्रा पैसे वैसे ना ले। थोड़ा सा लालची भी है मेरा कज़न, मुझे इसका पता है। सफ़ूरा इतना तेज़ बोले जा रही थी, स्पीकर ऑफ करने का मौका ही नहीं मिला। बेख्तियार कैफ के कंधे पर पुष्ट रखा खामोशी से ड्राइव कर रहा था। उफ है कहाँ वो, ज़रा बात कराओ मेरी। सफ़ूरा अपनी तय एक अच्छी दोस्त होने का सबूत दे रही थी। कैफ ने हाथ हिला के नफ़ी का इशारा कर दिया। कहा कुछ नहीं, क्योंकि बैक व्यूमर ऊपर की तरफ था। वो इसका चेहरा नहीं देख सकती थी, अभी वो मसरूफ़ है। तुम बाद में इसे कॉल ही कर लेना। कॉल बंद होने के बाद भी कार एक अजीब सी टेंशन फैल गई। इसको मालूम नहीं था तुम सुन रहे हो, वो कुछ गलत नहीं कह रही थी। कैफ जमाल एक लूज़र है और रहेगा। इसका लहजा सपाट था। जॉन मिक्सवेल कहता था तुम पैसे से नहीं जीत सकते, इसको कमाने पे फोकस करो तो
के मादियत परस्त कहलाओगे। कमाना चाहो ना कमा सको तो लूज़र हो, बहुत कमा के खर्च ना करो तो कंजूस हो, अगर कमा के खर्च करते रहो तो फजूल खर्च हो, अगर कमाने की फ़िक्र ना करो तो तुम अनअम्बिशियस हो, अगर बुढ़ापे तक बहुत से पैसे के मालिक हो तुम बेवकूफ़ हो कि इस पैसे को कब्र में ले जाना चाह रहे थे। फिर क्या करना चाहिए पैसे के साथ? पैसे से जितने का बस एक ही तरीका है बॉस, इसको मुट्ठी में नहीं दबा लेना बल्कि ढीली गिरफ्त के साथ इसको पकड़ना है और फिर खुले दिल से इसको काबिल कदर चीज़ों को हासिल करने पर सर्फ करना है। ज़रा तवक्कुफ़ से बोला, आपसे एक दरख्वास्त है, दोबारा इनकी कॉल आए तो मुझसे बात मत करवाइएगा, इनका मेरे ऊपर एहसान है। मैं नहीं चाहता आपके सामने इनको कुछ ऐसा बोल दूँ जिस पे वो मुझे बाद में शर्मिंदगी हो। सारी बात ही ख़त्म हो गई थी। काश वो स्पीकर ऑफ रखती। सैलून एक कमर्शियल ब्लॉक की 2 मंजिलों पे फैला था। तीसरी और चौथी मंजिल पर कोई जिम था। वो उतरने लगी तो कैफ ने पूछा क्या वो इसे अंदर दरवाजे तक छोड़ने आए, मगर कशमाला ने मना कर दिया। सैलून उसकी कज़न का था, यूं ही इस नौजवान को साथ देख के बातें बनती। इसे वहाँ 2 घंटे लग गए। जब वो वापसी पे लिफ्ट में सवार हुई तो अंदर कोई और भी था, एक हट्टा कट्टा सा आदमी जो इसकी तरफ पहलू किए खड़ा था। वह नज़रअंदाज करके अंदर आई और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। जो कुछ हुआ, एक लम्हे में किसी ने इसके पीछे से हमला किया। वो ऊँधे मुँह नीचे गिरी। सर के पिछले हिस्से में दर्द की शदीद लहर उठी। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बॉस कशमाला ने आंखें खोली। बसारत के आगे अब भी धुंध थी। इसने पलकें झपकाई। वो लिफ्ट के फर्श पे चेहरे के बल गिरी हुई थी। इसके सामने वो पंजे के बल बैठा इसे पुकार रहा था। वो इस वक्त हथेली के बल उठी, फिर चौंक के इधर उधर देखा। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो ग्राउंड फ्लोर था कि बावर्दी गार्ड बाहर की तरफ खड़ा था और कैफ इसके सामने बैठा था। आप ठीक है? वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था। इसका हाथ बेख्तियार सर के पिछले हिस्से की तरफ गया। दर्द की टेस अभी तक उठ रही थी। क्या हुआ मुझे? इसने उलझन से इधर उधर देखा। लिफ्ट नीचे आई तो आप अंदर बेहोश थी। गार्ड को मालूम था आप किस कार से निकली थी, इसलिए वो मुझे बुला लाया। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो। वो तकलीफ़ बर्दाश्त करते हुए उठने लगी। मगर हुआ क्या था? वो तशवीश से इसे देख रहा था। चलो ना। इसने पहले के लोग जमा होते वो उठ खड़ी हुई। सर घूम रहा था लेकिन वो बज़ाहिर खुद को संभाले कदम उठाने लगी। पर्स मुझे दे। इसने नरमी से इसके हाथ से पर्स ले लिया। फिर वो गार्ड के सामने रुका। बटवे से 500 का नोट निकाल के इसे थमाया। इसका शुक्रिया अदा किया। कशमाला के पीछे चल दिए। किसी ने गार्ड को रोक के पूछा कि क्या हुआ? वो एक बाजी सैलून आई थी, इनकी शदीद तबीयत ख़राब हो गई, मैं इनके शोहर को पार्किंग से बुला लाया। वो किस्सा बयान कर रहा था। सीधे घर चलो। इसका सर शदीद दर्द कर रहा था। सेट की पुष्ट से इसे टका दिया और आंखें बंद कर दी। पहले मुझे बताएं हुआ क्या? वो कहते कहते चौंका। किसी ने कुछ किया? मैं अभी देखता हूँ। कैफ ने तेजी से सीट बेल्ट खोली और बाहर निकलने लगा। जब माला ने रोका, वापस बैठो कैफ। अंदर में तहक्कुम भी था और तकान भी अंदाज में। ये मेरी कज़न का सैलून है, यहाँ तमाशा नहीं बनाना। ख़ानदान में बातें बनती हैं। मुझे बताइए तो सही हुआ क्या है? वो इसकी तरफ रुख मोड़ के बैठा और संजीदगी से पूछा। माथे पे बाल थे, आंखों में गुस्सा भी था। इसे जो याद था वो बता दिया। मैंने इसका चेहरा देखा था मगर मैं इसको नहीं जानती। लिफ्ट में सीसीटीवी भी नहीं था। लिफ्ट के बाहर तो होगा, मुझे देखने तो दे। मेरा क्या फ़ायदा अगर मैं ये चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता। इसे गुस्सा आ रहा था। ये तय था कि वो ना पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाएगी ना शोर डालेगी। मैंने कहा ना यहाँ तमाशा नहीं बनाना, घर चलो। वो तकान से बोली। सर में शदीद दर्द हो रहा था। इस आदमी ने इसे बहुत ज़ोर से मारा था। ठीक है, मगर मैं वापस आऊँगा। आपका नाम लिए बगैर इनके रिकॉर्ड ज़रूर निकलवाऊँगा। इसे ऐसे कैसे कोई आप पे हमला कर सकता है? वो ड्राइव करते हुए बर्मी से कह रहा था। इसे पहली दफ़ा कैफ को गुस्से में देखा था। जैसे वो मेरे घर में खून भिगवाता है ऐसे ही वो मुझ पे हमला भी कर सकता है। इसने अपना चेहरा नहीं नापा हुआ था, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वो आपका ताक़ुब कर रहा था। कोई एक आदमी होगा, मगर इसने ऐसा क्यों किया? वो सोचते हुए कह रहा था। 1 मिनट अपना पर्स चेक करें, कुछ मिसिंग तो नहीं है। इसका जहन अभी तक शल था। वो जो इतने अरसे से सिर्फ एक वहम लगता था वो आज हकीकत बन के सामने आ गया था। ऐसे में इसे पर्स का ख्याल ही नहीं आया। इसने पर्स खोला और अंदर से एक चीज़ निकाल के नीचे देखने लगी। मोबाइल
बैंक, कार्ड, कैश सब वैसे का वैसा। अलबत्ता एक चीज़ वहाँ ऐसी भी थी जो इसकी नहीं थी। इसने मेरे बैग में कुछ रखा है, वो ताज्जुब से बोली। तो कैफ ने बैग के व्यूमर का रुख ठीक किया और उसकी अक्स में माला को देखा। वो एक सिल्वर रंग का लाइटर उलट पलट के देख रही थी। कोई मेरे बैग में सिगरेट लाइटर क्यों रखेगा? मुझे दिखाएं, कोई रिकॉर्ड डिवाइस भी हो सकती है। लेकिन वो नहीं सुन रही थी। वो लाइटर की निचली साइड को ऊपर उठाए कुछ देख रही थी। मुझे अपना नाम बताना चाहता है, वो तल्खी से मुस्कुराई। लाइटर पे इसका नाम लिखा था। वाकई कैफ को हैरत हुई। मोड़ काटते हुए पूछा, क्या लिखा है? कशमाला ने लाइटर पे लिखे 2 अल्फाज पढ़े, माहिर फरीद। इसने एक झटके से ब्रेक लगाई, कार के टायर चलाए आराम से कैफ। लेकिन वो तेज़ी से पीछे घूमा और लाइटर इसके हाथ से ले लिया। फिर से ऊंचा उठा के देखा। वे वाकई अंग्रेज़ी में माहिर फरीद लिखा था। कैफ का हलक खुश्क होने लगा। नामुमकिन, बिल आखिर मुझे मेरे ताक़ुबकार का नाम मालूम हो गया। कैफ ने चेहरा मोड़ के इसे देखा। इसका चेहरा गुलाबी सा हो रहा था। सब्ज़ आंखों में उलझन थी। ना समझी इसने बहुत सा थूक उसे गले से नीचे उतारा। आप किसी माहिर फरीद को जानती हैं? लहजा सरसरी बनाया। नहीं। कशमाला ने गर्दन दाएं बाएं हिलाई। मैंने ये नाम ही पहली दफ़ा सुना है। मैं ये लाइटर रख लूँ? इसको चेक करना होगा, अंदर कोई रिकॉर्डर डिवाइस ना हो। कशमाला ने इस बात में सर हिलाया। वो वापस कार स्टार्ट करने लगा। अलबत्ता इसके चेहरे की रंगत उड़ी उड़ी सी थी। घर के पोर्च में जब वो कार से निकली तो वो देख सकती थी। वो परेशान लग रहा था। सफूरा तुम्हारे बारे में गलत थी। वो लोग पैसे के लालची होते हैं, वो गार्ड्स को टिप नहीं देते। वो चौंका। इस हालत में भी वो नोट कर गई थी। वो फीका सा मुस्कुराया। आपने पेट्रोल के जो पैसे दिए थे उसमें से दिया था। इसके जाने के बाद कैफ ने तासुरात बदले, चेहरे पर भरमी दराई। इसने फ़ोन निकाला और वाइट हेयर की चैट खोली। तुम मेरे साथ कोई डबल गेम खेल रहे हो? यह हरकत तुम्हारी है या तुम्हारे आदमियों की है ना? उंगलियां तेज़ी से टाइप कर रही थी। वो शदीद बेबसी महसूस कर रहा था। इस शाम मुबीन मंदिर में गहमा गहमी का आलम था। सब शादी में जाने की तैयारियां कर रहे थे। मोईद किसी ने बाथरूम से चिल्लाता अपने कपड़े मांग रहा था। माँ खुद तख्त पर बैठी थी। बालों में सुबह ही हेयर डाई लगाया था, सो अब वो सफ़ेद नहीं गहरे भूरे लग रहे थे। ग्रे रंग का करामत जोड़ा पहने वो कलाइयों में सोने की कंगन पहन रही थी। लंबे बाल खुले थे। बख्त भी इनमें कंघी फेर रही थी। सामने गाँव तकिए पे उनका मोबाइल खड़ा रखा था जिसमें माही नज़र आ रही थी। वो किचन काउंटर के पीछे खड़ी थी, एप्रन पहने, छोटे बालों की पोनी बनाए। वो पहलुओं पे हाथ रखे तफ्तीशी नज़रों से उन्हें देख रही थी। इयररिंग दिखाएं मुझे, कनाडा से हुक्म आया। माँ ने चेहरा तिरछा करके एक कान दिखाया। माही ने माथे को छुआ। उफ माँ, ये क्या 1910 वाले कांटे पहन लिए? वो ग्रे स्टोन्स वाले टॉप्स कहाँ हैं जो मैं लिबर्टी से लाई थी? कहाँ रखे हैं? माँ सर झुकाए अपनी ज्वेलरी बॉक्स में से ढूंढने लगी। माही का हुक्म वो नहीं टाला करती थी। ज्वेलरी बॉक्स का सबसे निचला खाना देखें। माही को याद आया ऐसे माँ की हर चीज़ याद रहती थी। टॉप्स वहीं थे। माँ ने उन्हें निकाल के ऊंचा किया। वो वाकई बहुत हसीन थे। सोने के कांटे उतार के उन्हें कानों में पहन गया तो चेहरे का वकार मज़ीद बढ़ गया। अच्छा बताओ, शॉल कौन सी लूँ? वो अपनी समझदार बेटी से पूछ रही थी। माला से कहीं वाइट वाली शॉल निकाल दे जिसका ग्रे बॉर्डर है। माँ ने मुड़ के देखा। माला लाउंज की कुर्सी पे बैठी मोबाइल में लगी थी। कोई सी जब से वो सैलून से आई थी वहीं बैठी थी। माला बेटे, वो वाइट शॉल तो निकाल दो अब, और तुम कब तैयार होगी? फिर गौर से इसका चेहरा देखा। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, सर में दर्द है, मैं शॉल निकालती हूँ। वह वहाँ से उठ गई। इसने कमरे में पहले से वही सफ़ेद शॉल निकाल रखी थी, लेकिन माँ को दी नहीं थी। माँ इसे तब पहनेगी जब माही कहेगी। माँ को सिर्फ माही की चॉइस पे एतबार था। माही यहाँ होती तो
फंक्शन वगैरह पे माँ को ख़ुद तैयार करती। जब से वो कनाडा गई थी वीडियो कॉल पे यही काम करवाती। माँ के कपड़े हत्ता के माला के भी अक्सर कपड़े माँ ही लिया करती थी। इसका शौक़ था दुकानदारों से लड़ लड़ के कीमतें कम करवाने का। ये टॉप्स भी इसने माला के साथ ही लिए थे। माला कहती रही कि अब छोड़ दो, वो 1500 से कम में नहीं देगा, लेकिन माँ ही भी डटी रही, ये मुझे 800 में देगा, देख लेना। और 15 मिनट बाद माही वो टॉप्स 800 में लेकर हटी थी। शाल माँ को देने आई तो माही वीडियो कॉल पे कह रही थी, फंक्शन की सारी तस्वीरें फ़ौरन इसे मुझे भेजनी है आपने माँ। इसके बाकी दोनों बच्चे हर फंक्शन में मुझे भूल जाते हैं। हाय काश मैं पाकिस्तान में होती। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हर हाल में माही। माँ ने टोका, शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें शादी के 5 साल बाद खुशी दिखाई है। बस खूब खाओ पियो, अपना ख्याल रखो, शादियाँ तो होती रहती हैं। हाँ छोटी बीबी। बख्त बीबी माँ के कंधे के पीछे से कॉल में शामिल हुई। वो कनाडा की कॉल पे इतना ऊंचा बोलती थी कि जैसे आवाज़ हवा के दोष में कनाडा जानी है। तेरी माँ ने बड़ी दुआएं की हैं तेरी गोद हरी होने के लिए। हर वक्त कहती थी अल्लाह मेरी माही को बच्चा दे, तो बस इतना ख्याल रख। वो तो ठीक है, लेकिन ये आबाद की नौकरी ना होती तो मैं भी कनाडा ना रहती। बोरिंग ठंडा मुल्क। माही रोहानसी होके बोली। फिर कुछ याद आया, शादी पे कबीरा ताई भी होंगी ना। माँ के चेहरे पे नापसंदीदगी उभरी, सर झुका के तख्त पे बिखरी अपनी चीज़ें समेटने लगी। परे करो उसको, हमें क्या देखना। आप वो शादी पे आएंगे और सारे रिश्तेदार आपको जलाने के लिए इनके पास जाके खूब हंसे बोलेंगे। देखना। मोहित तैयार होके आ गया था। अब सोफे पे बैठ के जूते पहन रहा था, मुंह में बड़बड़ाया। लाहौर इसके मदाफात में ग़ीबतों का वक्त हुआ चाहता है। माही इस बात का करारा सा जवाब देती, लेकिन इसे कुछ नज़र आया था। स्क्रीन पे चेहरा करीब किया और तफ्तीशी अंदाज में सवाल किया, ये बाहर लॉन में कौन है? माही की तेज़ नज़रें माँ के पीछे खिड़की पे जमी थी। माही ने एक नज़र खिड़की की तरफ देखा जहाँ लॉन में मोबाइल पे लगा कैफ टहलता नज़र आ रहा था। अपनी बहन से पूछो, वही साथ लाई है। माँ ने माला को फ़ोन पकड़ा दिया, खुद घुटनों पे हाथ रख के उठी। इनका रुख कमरे की जानिब था। अभी उन्होंने जूते पहने थे। मेरा ड्राइवर है और असिस्टेंट भी। माला ने फ़ोन थाम लिया। माही बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। ज़रा करीब से दिखाओ इसकी शक्ल। माही की आंखों में शरारत उभरी। अपने सामने लाउंज में काम करते हुए आबाद को देख के ऊंचा सा बोली, बड़ा अरसा हो गया है, कोई हैंडसम आदमी नहीं देखा। आबाद पर असर नहीं हुआ। लैपटॉप से नज़रें हटाए बगैर बोला, आईना देख लो, खुद भी तुम किसी मर्द से कम नहीं लग रही। माही की हंसी गायब हुई, चेहरा सुर्ख हुआ। सुनो, तुम लोग शादी अटेंड करो, मैं ज़रा आती हूँ। इसने फ़ोन बंद किया। ब्रिटिश कोलंबिया में अब जंग अजीम छिड़ने वाली थी। निकाह का वेन्यू सफ़ेद और सब्ज़ रंग में सजा था। ऊंची छत से जगह जगह फानूस लटक रहे थे। स्टेज भी सफ़ेद फूलों और बत्तियों से मुज़य्यन था। मेहमानों की मेज़ों के गिर्द रखे सोफ़े भी सफ़ेद थे। वो माँ के साथ एक 3 सीटर सोफ़े पे बैठी थी। माँ चंद रिश्तेदार ख़वातीन से बातों में मसरूफ़ थी। मुहीद हम कज़न्स की तरफ चला गया था, लेकिन वो ख़ुद को यहाँ ज़्यादा महफूज तस्वुर कर रही थी। अगर वो कज़न में गई तो सब की ज़ुबान पे एक ही सवाल होना था, ओशन बंद क्यों हो गया और क्या वो अब जॉबलेस हो गई है? इस वक्त वो इस सवाल का सामना करने के मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी। वैसे भी इसे माँ पे नज़र रखनी थी। इनकी शुगर कंट्रोल में नहीं थी और शादियों पे जो तो वो कुछ ज़्यादा ही दिल खोल के खाती थी। मुईद इनकी शुगर का इतना ध्यान नहीं रखता था कि वो घर ही कब होता था, लेकिन आज वो देखेगा कि माँ कैसे मीठा खाती है। माँ टेक लगाए बैठी थी। शॉल एक कंधे पे थी। शफून का ग्रे दुपट्टा सर पे था। वो हल्के काजल और लिपस्टिक के साथ बहुत
बावकार लग रही थी, किसी को अपने घुटनों के दर्द का बता रही थी और रिश्तेदार ख्वातीन इनको कोई देसी टोटका बता रही थी जो इनके मियाँ ने के फेसबुक पे पढ़ा था। वाकई हूरे जहाँ जैसी खूबसूरती से माही या मुईद को नहीं मिली थी। नॉट फेयर। अल्लाह ताला आसमान को शाह की नज़रों से देखा। नूरे भाभी, आप घुटनों का ऑपरेशन करवा ही लें, मैंने खुद करवाया है, समझो नई ज़िंदगी मिल जाती है। खातून ने मशवरा दिया। माँ का नाम हूरे जहाँ था। हूर के नीचे ज़ेर थी, इसे हूरे जहाँ पढ़ते थे। हूरे जहाँ इसीलिए बहुत से रिश्तेदारों को अब भी हूरे कहते थे। ना बाबा ना मैंने नहीं ऑपरेशन करवाना। माँ ने नाक से मक्खी उड़ाई। इंसान कभी पीछे को नहीं पलटता होता। अब जैसे हैं घुटने वैसे ही ठीक है। इसने माँ के करीब सरगोशी की। आपने मुझसे वादा किया था आप मीठा नहीं खाएंगी। अब सुबह आपकी फास्टिंग शुगर 140 थी। नरमी से तंबीह की। माँ दूसरी जानिब झुक के उन खातून से किसी बहुत अहम मौजू पे बात करने लगी। यूँ जाहिर किया जैसे माला की बात सुनी ही ना हो। दफ्तर साथ बैठी मुमानी किसी को देख के उठ खड़ी हुई। कशमाला ने नज़रें ऊपर उठाई। सामने नगीना आंटी खड़ी थी, वो जो इस रोज़ इस्लामाबाद में अपने बेटे के साथ मामू के पोषण में आई थी। उन्होंने सफ़ेद सिल्क का ड्रेस पहन रखा था, सर पर दुपट्टा था। वो मुस्कुरा के पहले मुमानी से फिर माँ से। माँ उनको देख के खुश हुई, अपने पास सोफ़े पर जगह दी। तुम कब आई दुबई से? ज़ियाद और मैं पिछले हफ्ते आए हैं। इतने अरसे बाद किसी ख़ानदान की शादी में शिरकत कर रहे हैं। कौन सी वाली बेटी है तुम्हारी? माशाअल्लाह। उन्होंने मुस्कुरा के माला की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। मैं कशमाला हूँ, मुझसे छोटी माही कनाडा होती है। अरे हाँ, तुम तो इस्लामाबाद होती हो ना। हम तुम्हारे मामू की तरफ गए थे इस दिन। नगीना आंटी ने मुमानी को देख के कहा। पता चला तुम सो रही थी, वरना ज़रूर मुलाकात होती। जी मुझे पता चला था। वो मुस्कुरा के बोली। ज़ियाद कैसा है, क्या कर रहा है आजकल? माँ रस्मन नगीना बेगम से पूछने लगी। ज़ियाद राइटर है, किताबें लिखता है, साथ एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म में भी बहुत अच्छी जॉब भी कर रहा है, मगर बड़े अरसे से कुछ लिखा नहीं। कहते हुए नगीना आंटी की आवाज़ में उदासी घुल गई। माला की मुतलाशी नज़रें के सारे में घूमी और फिर वो उसे नज़र आ ही गया। वो कुछ मर्दों के साथ एक ग्रुप के साथ खड़ा था। टॉल, डार्क एंड हैंडसम। स्याह बालों को जेल से पीछे किया। वो दूसरे कज़न्स की तरह कुर्ते सलवार में मलबूस था। इस वक्त वो संजीदगी से किसी की बात का जवाब दे रहा था। दिन की रोशनी में ज़्यादा जाज़ब नज़र था। इसकी मंगनी की थी तुमने कुछ अर्सा पहले, कोई मसला हुआ था? फिर माँ को याद आया। बज़ाहिर दूसरी तरफ दिखती कशमाला के कान खड़े हो गए। बस भाभी क्या करूँ, इसकी मंगेतर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वज़ाहत की अपनी पसंद थी। इसने दिल पे बहुत बोझ ले लिया है। 1.5 साल हो गया है इस बात को। अब मेरा बेटा शादी का नाम ही नहीं लेता। नगीना बेगम हम दूर नज़र आती अपने बेटे को देख के उदासी से बोली। माँ भी अफसोस से खामोश हो गई। हुरे भाभी आप इतनी नेक है। उन्होंने माँ के घुटने पर हाथ रखा। आप मेरे ज़ात के लिए दुआ किया करें, वो इस ट्रॉमा से निकले और नई ज़िंदगी शुरू करे। क्यों नहीं नगीना, मैं ज़रूर दुआ करूँगी, माँ ने खलूस से दिल से कहा। एक बुलंद आवाज़ कानों में पड़ी तो कशमाला ने चौंक के नज़रें घुमाई। सब्ज़ाजार की एंट्रेंस पे एक ऊंची नस्वानी कहका गूंजा। ये इस बात का गमास था कि कबीरा बेगम पहुंच चुकी है। ये तय था कि वह हर फंक्शन में जानबूझ के देर से आती थी ताकि हर नज़र उनकी तरफ उठे। और वाकई वो इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा ही होता था। आज भी वो एंट्रेंस पे चंद ख़वातीन के जमगट्टे में खड़ी ऊंचे ऊंचे कहके लगाते हुए सबकी तवज्जो घेर रही थी। नीले रंग की स्लीवलेस साड़ी में मलबूस थी। कानों और गर्दन में चमकते हुए डायमंड्स पहन रखे थे। बाल बॉय कट में कटे हुए थे। अगर लंबे रखती तो ज़्यादा खूबसूरत लगती, लेकिन वो जानती थी कि ताई बाल छोटे क्यों रखती हैं। इसको भी एक मज़े का खेज सी वजह थी। अब वो चलते हुए बारी बारी मेहमानों से मिलती जा रही थी। अपनी तरफ बढ़ते हाथों को गरूर से ज़रा सा मिला के छोड़ देती। मुमानी इन रिश्तेदारों में से थी जिनकी कबीरा ताई से बहुत बनती थी। वो उनको देख के उठ खड़ी हुई और नगीना से बोली, आपने नहीं मिलना कबीरा से? नहीं ताबता, मेरा कबीरा से कोई रिश्ता नहीं, अलबत्ता मेरा हुरे जहाँ भाभी से रिश्ता है। अगर कबीरा हुरे जहाँ भाभी से मिलने खुद नहीं आ सकती तो मैं
मैं क्यों जाके इससे मिलूं। फिर चेहरा मोड़ के माँ को देखा। हाँ तो आप क्या कह रही थी। सादा दो टोकनदार मुमानी पे तो घोड़ों पानी के पड़ गया। कशमाला अंदर ही अंदर मुस्कुरा दी। कोई तो रिश्तेदार था जो माँ का साथ दे रहा था, वरना सब कबीरा की दौलत की चमक दमक से इतना मुतासिर थे कि उसके गिर्द मक्खियों की तरह भिन बनाते थे। माही के मैसेजेस आ रहे थे, तस्वीरें भेजो। इसके फ़ोन की बैटरी कम थी, वो बैटरी चेक कर बैटरी पैक कार में भूल आई थी। इसने कैफ को कॉल की, इसे बैटरी पैक लाने को कहा। कैब जब सफ़ेद फूलों से सजे वसी हाल में आया तो वो इसे सामने ही नज़र आ गई। सफ़ों पे ख़वातीन के एक ग्रुप में बैठी वो टांग पे टांग जमाए बस मुस्कुराते हुए सबकी बातें सुन रही थी। उसने ऑफ वाइट कामदार ड्रेस पहन रखा था, बाल चेहरे के एक तरफ डाले हुए थे, कानों में बड़े बड़े सिल्वर झुमके नज़र आ रहे थे। इसका चेहरा सादा था, जल्द एतबार करने वाला। आंखें ज़हीन थी लेकिन चालाक ना थी, ऐसी आंखें जो मेहरबान होती हैं, शक नहीं करती, इंतकाम नहीं लेती, वो लोगों की अच्छाई पे नज़र रखती थी। वो ऐसी लड़की को धोखा दे रहा था। कैफ के चेहरे पर कुर्ब उभरा, इसका दिल बुरा होने लगा। एक लम्हे के लिए इसका दिल चाहा कि वो उसे एक कोने में ले जाए, इसको बता कि इससे बड़ी गलती हो गई है। वो झूठ और धोखे के साथ माला के इस ज़िंदगी में शामिल हुआ था। अब भी वक्त था, वो सब कुछ क्लियर कर सकता था, इसने माफ़ी मांग सकता था। वो इस मेहरबान लड़की को बताना चाहता था कि किसी के पास की तस्वीर है, वो इसे नुकसान पहुंचाना चाहता है और कोई आम शख्स नहीं है, वो एक साइकोपैथ है। कोई आम शख्स ऐसी एल्बम नहीं बनाता। माला ने इसे देख लिया था। वो सोफे से उठ के इसकी तरफ आ गई। कैफ ने बैटरी पैक इसकी तरफ बढ़ाया, बोला कुछ नहीं, वो ये सब उसे नहीं बता सकता था। उसकी बहुत अपनी मजबूरियां थी, सच बोलना झूठ बोलने से ज़्यादा तकलीफदा था। थैंक यू कैफ, वो बैटरी पैक पकड़ते हुए मुस्कुराई। वो दोनों एक फूलदार उनके सामने आमने सामने खड़े थे। मैं सैलून गया था, मैंने आपका नाम नहीं लिया। जिम के कैमरे के रिजल्ट बहुत मलम था। आपके बताए हुए हुलिये का शख्स लिफ्ट में सवार हुआ था, वापस जिम में ही उतर गया था, लेकिन इसकी शक्ल वाज़ेह नहीं थी। मैंने फोटो से आपको ईमेल की, क्या फ़ायदा, मैं इसको नहीं पहचानती। आयुष श्योर, आप किसी माहिर फरीद को नहीं जानती। इसने लहजे को सरसरी सा बनाया। कशमाला ने कंधे उचकाए। जो आज हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ये दोबारा भी हो सकता है। पुलिस तक आप नहीं जाना चाहती, इसलिए आइंदा आप मेरे बगैर कहीं नहीं जाएंगी, मैं करीब रहूँगा। कैफ इसे गौर से देखते हुए कहने लगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने मुझे सब कुछ नहीं बताया। आप पुलिस तक क्यों नहीं जाना चाहती? कुछ है जो आप अपने ताक़ुबकार के बारे में जानती हैं। आवाज़ धीमी की। देखिए, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, आपको मुझ पर एतबार करना होगा। अगर आप कुछ भी जानती हैं तो मुझे बता दें, कुछ भी ऐसा जो अभी तक आपने मुझे नहीं बताया। वो चंद लम्हे इसे देखती रही, फिर एक कदम आगे हुई। फंक्शन के शोर और हंगामे में इनकी आवाज़ दूर नहीं जा सकती थी। कशमाला ने आवाज़ सरगोशी में तब्दील की। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि एक आदमी के पास मेरी एक तस्वीर है। इस तस्वीर में बैग पे लिखा है, हुरे जहाँ की बेटी कशमाला। वो आदमी मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है। कशमाला सरगोशी करके पीछे हो गई। कैफ के लिए एक दम सारी दुनिया बर्फ़ हो गई। वो जहाँ था वहीं जम गया, ठंडा और साख्त। आप ये कैसे जानती हैं? वो कौन आदमी है? वो ये बदवक्त बोल पाया। कशमाला गर्दन मोड़ के दूसरी जानब देख रही। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती। वो वापस सोफ़ों की तरफ चल गई। वो बर्फ़ का मुजस्मा बने वहाँ खड़ा रह गया। वो किस खेल का हिस्सा बन गया था जहाँ सब इससे ज़्यादा जानते थे। माँ घुटनों की वजह से उठ नहीं सकती थी, इसलिए वो खाना लगने पे बूफे टेबल पर चली आई ताकि माँ के लिए खाना डाल सके। शादियों का मज़ा माही के साथ आता था। तस्वीरें बनाना, अपनी मेज़ पे बैठ के लोगों और खाने पर तबसरे करना, किसी ने क्या पहना है डिस्कस करना। माही के बगैर सारे फंक्शंस बेरौनक थे। वो प्लेट में खाना डाल रही थी जब अकब में नगीना आंटी की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी से कुछ कहते हुए प्लेट उठा रही थी। माला का सारा वजूद कान बन गया। बज़ाहिर वो सर झुकाए खाना निकालती रही, फिर पलटी तो देखा नगीना आंटी के साथ उनका बेटा था जो जिसे वो किसी कोई हिदायत दे रही थी। उन्होंने भी इस वक्त इसे देखा। इसे देख के मुस्कुरा दी।
फिर जैसे ख्याल आया, कशमाला तुम ज़ात से मिली। इसने ज़ात को देखा। ज़ात ने इसको, ये वही था, भूरे कुर्ते वाला, टॉल, डार्क एंड हैंडसम, चेहरे पे सादगी और मुस्कुराहट थी। एक तो कुछ मर्दों को इतना अच्छा लगने की जात नहीं होनी चाहिए। बज़ाहिर रस्मी अंदाज में मुस्कुराई। कैसे हैं आप? खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे भी। फिर माँ को देखा। हम उन्हीं के घर गए थे ना, जैसे याद करवाया। वो आहिस्ता बोलता था, नरमी और शाइस्तगी से। वो इनके मामू का घर था, लेकिन कशमाला वहीं रहती हैं। ज़ात ने हूँ कह के सर हिला दिया। गुफ्तगू दम तोड़ गई। वहाँ खड़ा रहने का ऑकवर्ड लगता था। वो उनसे माजरत करके माँ की प्लेट लिए मेज़ पे वापस आ गई। खाना के खुल चुका था। सब इस वक्त खाने में मगन थे। इसने माँ के सामने प्लेट रखी। चलें गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।